अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं आपके 10 नंबर पक्के कराता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में। वो कैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी। तो वीडियो पूरी वॉच करो। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। अब इन टॉपिक में से अगर एक ऐसे भी कर लोगे ना तो आप इस तरह से 2-3 ऐसे कर सकते हो। अब वो कैसे मैं आपको बताऊँगा, क्या ट्रिक है वो मैं समझाऊँगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात सुनो कि इन टॉपिक के ऐसे लिखे हुए कहाँ मिलेंगे। भाई देखो, चैट जीपीटी करोगे, मसला ये है बड़ी हार्ड वर्डिंग है, टीचर पढ़ते ही समझ जाएगा, चैट जीपीटी कर आए हो और मसला हो जाएगा। ठीक है, खड़ा। अब आप लोग नेट से ढूंढोगे तो भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, इतना सर्च करना पड़ेगा। अब आपके लिए मैंने आसानी कर दी है कि मैंने पूरा ऐसे का पीडीएफ बना लिया है अपनी मेहनत से। ये काफ़ी सालों की मेरी मेहनत है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा आपको? आपने ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि देखो मेहनत है तो इसीलिए इसको हमने ग्रुप में पेट रखा हुआ है। अब ग्रुप में कैसे ऐड होना है मैं बताता हूँ कि भाई आपने इजी पैसा नंबर आ रहा है, 1000 रुपये इसकी फीस है पेपरों तक, तो आप उसी पे इजी पैसा करो। ठीक है, उधर ग्रुप में आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। और जैसे ही आप इजी पैसा करोगे, हमें नाम और क्लास बताना, हम तमाम पुराना मटेरियल भी भेज देंगे और ये तमाम ऐसे का पीडीएफ भी आपको आ जाएगा। तो भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप, बड़ी ही काम की चीज़ है आपके लिए ग्रुप। चलो अब आ जाओ बात करते हैं। मैं आखिर में भी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे ग्रुप में ऐड होना है, तो आखिरी पार्ट भी देख लो वीडियो का। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ना आपके पास मैं बात करता हूँ 10 वालों के लिए। चलो 9 वालों को बाद में लाते हैं, पहले 10 वाले भाई साहब के लिए बात करते हैं। 10 वाले भाइयों और बहनों के लिए बात करते हैं। देखो भाई, 10 के लिए जो मोस्ट 5 जो ऐसे हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो ऐसे 10 के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो टॉपिक 9 में नहीं है, और जो टॉपिक आपके पास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ईयर में नहीं है। इसी तरह से इन सब में ये चल रहा है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, वो देखो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है ना, एन अनफॉरगेटेबल क्रिकेट मैच, यानी कभी ना भुलाए जाने वाला क्रिकेट मैच। अब वो कौन सा होगा जिसमें गेम फंस जाए? ठीक है, बाबर आजम भी आउट हो चुका हो और शाहीन का भी ओवर ख़त्म हो चुका हो, और रऊफ़, आई थिंक कुछ रऊफ़ या इस तरह से नाम है, मेरे को ज़्यादा क्रिकेट का नहीं पता, मैंने क्रिकेट देखना बिल्कुल ख़त्म छोड़ दिया। अब टाइम नहीं होता तो इसलिए नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन पहले देखता था। तो अब कोई ऐसा बॉलर है जो कि बहुत रन दे चुका है और बैट्समैन भी जो है वो आखिर के चल रहे हैं, टेल एंडर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अब वो मैच आपको याद रहेगा क्योंकि फंसा हुआ है, देखते हैं कौन जीतेगा या नहीं। शाहिद अफरीदी के टाइम तक तो हम देखते थे मैच, उस टाइम पे छोटे थे ना, बड़े हो गए तो मैच छोड़ दिया देखना। अच्छा, अब देखो भाई, अब ये आपने टॉपिक कर लिया, लेकिन ये टॉपिक तो आया ही नहीं, पीएसएल पे आ गया। अब तो आप इसकी जगह पर पीएसएल का मैच भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि भाई आप हेडिंग वही डालना जो ऐसे की आई हुई है, हेडिंग नहीं बदलना। अब पीएसएल का मैच भी तो एक क्रिकेट मैच ही है ना, पीएसएल भी तो एक क्रिकेट लीग ही है ना, तो आप उसका मैच उसका लिख दो यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से आप तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? या ये भी आ सकता है टॉपिक कि कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, तो आप उसमें भी इसको लिख सकते हो या पीएसएल को लिख सकते हो। तो जब भी पीएसएल पे फिक्स हो गया तो पीएसएल का तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया ना, एन अनफॉरगेटेबल क्रिकेट मैच या एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, द मैच आई सॉ, इस तरह के जो टॉपिक होंगे उसमें आप मुख्तलिफ ऐसों को लाके लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि आप बात एक क्रिकेट मैच पे कर रहे होगे। अच्छा, नीड ऑफ नेशनल यूनिटी, ये टॉपिक एक और तरीके से भी आता है कि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, इस तरह से भी एक टॉपिक आ रहा होता है, तो आप दोनों में लिख सकते हो ऐसे को, और पढ़ने वाला भी समझ जाएगा। माई लास्ट डे एट स्कूल, अब देखो भाई 10th के बाद तो स्कूल खत्म हो जाता है, तो ये टॉपिक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया। ठीक है, चलो ये 3 हो गए आपके पास। अच्छा, अब चौथा करते हैं, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे जहाँ तक याद है मेरे टाइम पे भी यही टॉपिक आया था बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने इसके ऊपर लिखा था। अब मैंने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी में पता है किसके ऊपर ऐसे लिखा था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, क्योंकि हम सबकी फेवरेट पर्सनैलिटी वही है, तो मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये ऐसे लिखा था। आपको मिल जाएगा आप ढूंढोगे तो। अच्छा, अब देखो माय फेवरेट पर्सनैलिटी में आप ये भी कर सकते हो कि अपने टीचर पर ऐसे लिख सकते हो, मतलब अपने टीचर को शामिल कर सकते हो, आपकी टीचर भी फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकता है, तो इन टॉपिक पे ऐसे लिखो। ठीक है, चलो बात समझ आ गई। अब ये जो पांचवा वाला ऐसे है, ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जा रहा होता है। कैसे? ट्रैफिक हैजर्ड इन कराची और प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में गायब है, प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी। अब देखो जब प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी पूछ लिया ना तो आप ये भी लिख सकते हो ट्रैफिक हैजर्ड इन कराची। क्यों? देखो जो भी बड़ी सिटी होती है ना, जैसे कि कराची ले लो, लाहौर ले लो, लाहौर का तो इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है और इस्लामाबाद का भी नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट काफ़ी जो है वो अलग तरीके से चल रही होती है। कराची सबसे बड़ा शहर है तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आपको देखने के लिए मिल रही होती हैं। अब मसला क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, बसेस भी ज़्यादा होगी, रिक्शे, मोटर बाइक और चिंची और कार बाइक सब होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी आ जाए या ट्रैफिक हैजर्ड इन कराची आ जाए, दोनों आप लिख सकते हो एक दूसरे में मिलाकर। अब अगर ये आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन कराची, तो भी आप प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी में डाल सकते हो उसे। ठीक है, बात चलो क्लियर हो गई। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर 9 वालों पे बात करते हैं, नाराज हो जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले। ठीक है, चलो द टीचर यू लाइक मोस्ट। अब यहां पर ना आप फिक्स हो जाते हो, यहाँ टीचर की बात हो गई है। अब यहाँ तो मैथ का टीचर ले लो, फिजिक्स का ले लो, इंग्लिश का ले लो, उर्दू का, यहाँ पर आप फिक्स हो गए हो। अब यहाँ पर आप ये नहीं है कि अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को लाओ, उसकी वजह ये कि उन्होंने टीचर की बात कर दी। अब टीचर स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर या ट्यूशन टीचर पे ही होगा ना। चाहो तो मेरे बारे में भी लिख सकते हो भाई, फुल इजाजत है। ठीक है, अच्छा मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मोबाइल फोन। अब देखो इस स्टेज में आकर ना बच्चे को ये बताना बड़ा ज़रूरी रहता है कि भाई मोबाइल फ़ोन अच्छी चीज़ तो है, मगर अगर सही तरह से यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और टिकटॉक चलाने लग जाऊँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे काफ़ी जो है वो मुझे वो मिल रही होंगी तारीफ़ें कि सर क्या कर रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में कि भाई आप पढ़ाते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब आप समझ गए ना मेरी बात, कि सही वक्त पर अगर मोबाइल यूज़ करोगे, सही तरह से यूज़ करोगे, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। गलत वक्त पे यूज़ करोगे, गलत तरीके से यूज़ करोगे, ये गलत चीज़ है। ठीक है, मोबाइल से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, नुकसान इट्स डिपेंड ऑन यू, व्हाट विल यू डिसाइड। इफ़ यू वांट टू गेट or acquire benefits of mobile, so you will use the mobile on a right time. You will not use a mobile on any circumstances or any situation if you want. तो ये समझो जरा, इस चीज़ को समझो भाई, कहाँ रह गए। चलो अब आओ तीसरे पे आओ। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहां पर ये टॉपिक इस तरह भी आ सकता है, व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो। तो कोई भी कौम जो कि सक्सेस हासिल करना चाहती है वो एजुकेशन के ज़रिए से ही हासिल कर सकती है। मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगा, किसी भी कौम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? किसी भी कौम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही वो सोर्स है जिसकी मदद से आप एक होता है ना सोने की ईंट, उससे जेवर बना सकते हो। सोने की ईंट की वैल्यू कम होती है, जेवर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जिस कौम के पास अगर एजुकेशन होगी वो मट्टी से सोना बनाएगी, और जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी कौम के पास या इंसान के पास, वो सोने को मट्टी बना देगा। सोने को मट्टी बना देगा से क्या मुराद है कि वो सोने को बेच के तो खा जाएगा लेकिन जेवर नहीं बनाएगा। अब जेवर नहीं बनाओगे तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आओ। आप मेरी इस बात से इख्तलाफ करोगे कि सर क्या बात, पता आप गलत बोल रहे हो। आप एक सुनार की दुकान पे जाओ, उससे बोलो कि मुझे 10 कैरेट में ही ये जो है मेजर हो रहा होता है, तो मुझे 24 कैरेट का या 10 कैरेट का एक सोने का बिस्किट चाहिए, उसके प्राइस कम होंगे। अब उसको बोलो कि मुझे एक गोल्ड, इसी 10 कैरेट का गोल्ड का सेट चाहिए, उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बैकबोन का मतलब, बैकबोन क्यों कहा? बैकबोन इसलिए कहा कि अगर हमारी बैकबोन खुदा ना खास्ता इसमें मसला आ जाए और ये मतलब डिसमेंटल हो जाए, मतलब ये हिल जाए, हम अपाहिज हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना हादसे में दो चोटें सबसे खतरनाक होती है, एक सर की चोट और एक बैकबोन पे लगी हुई चोट। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान होता है। तो बैकबोन इसीलिए कह रहे हैं कि अगर बैकबोन नहीं हो सही तो इंसान अपाहिज हो जाता है, कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। तो हमेशा गाड़ी वगैरह चलाओ तो देख के चलाओ ताकि कभी भी हादसे से बच सको। ठीक है, अक्सर तेज रफ्तारी पड़ती है जान पे भारी। चलो अब आओ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब देखो ये ऐसे मैंने क्यों शामिल किया, आपको पता है अभी अभी हमारे 8 फरवरी को इलेक्शन गुजरे हैं। तो डेमोक्रेसी यानी जो इलेक्शन के मराहिल हैं, यानी जो हुकूमत साजी है उसके मराहिल चल रहे हैं। तो इस वक्त डेमोक्रेसी पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप
इंटरनेट पे भी डेमोक्रेसी के बारे में देख रहे हो कि जमहूरियत, जिसे आप उर्दू में जमहूरियत कहते हो, जमहूरियत जमूर से निकला है, जमूर यानी अवाम, अवाम की मर्जी होती है डेमोक्रेसी में शामिल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी पे अभी हर तरफ बात चल रही है, आपके स्कूलों में भी बात चल रही होगी, टीचरों में, आपके सोशल मीडिया पे बात चल रही है, आपके टीवी पे बात चल रही है, आप सुने जा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही, 9 के स्टूडेंट हो तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पर ऐसे पढ़ो, याद करो, पता चल जाएगा डेमोक्रेसी क्या होती है। और देखो जमहूरियत किसी भी मुल्क में, चलो मैं इस पे बात करता हूँ कि भाई जो भी मुल्क हमारे इस टाइम पे तरक्की याफ्ता हैं उधर जमहूरियत ही है। जैसे कि आप ले लो अमेरिका, ले लो इंडिया की मिसाल ले लो, और इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं तो इनमें जमहूरियत चल रही है, तो वहाँ पर वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्लेसिंग ऑफ इंटरनेट, ब्लेसिंग ऑफ चाइल्डहुड, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन मैंने और कर दिया है इन्हें। अब देखो ब्लेसिंग ऑफ इंटरनेट आप इसमें नहीं डाल सकते मेरिट एंड डीमेरिट में, ठीक है, तो ये अलग ही लिखोगे। और ब्लेसिंग ऑफ चाइल्डहुड, मुझे भाई देखो आप हम सब जानते हैं कि ये 9 क्लास एक ऐसा दौर होता है जहाँ से बच्चा जो है ना वो अपने बचपने से टीनेज में जा रहा होता है। अगर उर्दू में कहूँ तो बचपने से नौजवानी की उम्र में मतलब बचपने से नौजवानी की उम्र में जा रहा होता है, ठीक है, लड़कपन से एक जवानी की उम्र में आ रहा होता है, तो इसीलिए ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो यहाँ अब ये ऐसे आपको आगे नहीं मिलेंगे देखने के लिए। अब आओ 11 वाले नाराज़ हो रहे होंगे तो उनके ऊपर भी बात कराता हूँ। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखो क्लास 11 के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे का जो तरकीब है ना, मतलब ऐसे का जो टाइप है वो 9-10 में अलग था, अब 11 में अलग आता है। ये कंपैरेटिव ऐसे होता है। कंपैरेटिव क्या मतलब, 4 पैराग्राफ इसमें होने चाहिए कम से कम, एक में होना चाहिए इंट्रोडक्शन, 2 में होना चाहिए कंपैरिजन और तीसरे में होनी चाहिए कंक्लूजन। ये बेस्ट वे होता है इस ऐसे को लिखने का। टाइप ऑफ ऐसे लिखो, एमई इंग्लिश सेंटर लिखो, वीडियो मिल जाएगी उसमें मैंने समझाई है बात बहुत डिटेल में। अब आओ, ये जितने भी ऐसे मिलेंगे सब में वर्सेस लगा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है वर्सेस मीन कंपैरिजन होता है। अच्छा, फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग भी तो फिजिकल नहीं पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो अभी मुझसे, तो आपने कभी मुझे शायद ज़िंदगी में देखा भी ना हो सामने से। तो जैसा मैं दिखता हूँ इधर ऑनलाइन, मैं बिल्कुल उसके अलग इंसान हूँ ऑफलाइन में। तो कभी आप मुझे ऑफलाइन में मिलोगे ना तो आप बोलोगे ये वो बंदा नहीं है जिनसे मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ। अब उसकी वजह क्या है, यहाँ तो मैं बड़ा सीरियस रहता हूँ ना, बड़ा मतलब सीरियस रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरी वैसे लाइफ है, मतलब अगर आप मुझसे कभी बगैर क्लास लेते हुए मिलो तो मैं बड़ा, मेरा मिजाज में वो है, मज़ाहियापन है, तो मैं किसी को बोर नहीं होने देता, किसी को तंग नहीं करता, ये मेरे मजाज में शामिल है। तो कभी मिलोगे तो समझ जाओगे। फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, तो भाई देखो फिजिकल क्लासेस साफ बात है जो कॉलेज जाके, स्कूल जाके और ट्यूशन जाके, कोचिंग जाके ले रहे हो, और फिजिकल क्लास ऑनलाइन क्लासेस वो जो आप यूट्यूब पर ले रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन तौर पे फॉलो करके ले रहे हो। तो ऑनलाइन भी आप पढ़ो, दोनों को अगर 50-50% लेके चलोगे ना बड़े अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। और अगर सिर्फ एक की तरफ चले जाओगे ना, देखो अब आप बोलोगे सर आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आप तो तारीफ करोगे, ऐसी बात नहीं है। देखो फिजिकल क्लासेस में कभी भी पूरा कोर्स कवर नहीं होता, मतलब एक एक क्वेश्चन नहीं कराया जाता, कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं होगा जिधर एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा हो और वो फिजिकल हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बाकी होमवर्क को देते हैं ना, तो अब वो जो क्वेश्चन होमवर्क को मिले हैं वो भी अलग तरीके से होते हैं, तो अब वो कहाँ से देखोगे, वो आप ऑनलाइन आके देख लो, तो फिर ये होगा आप लोगों को अच्छा सीखने के लिए मिल जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि होमवर्क ही ऑनलाइन कर लो, ये कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ताकि जो समझ नहीं आ रही बात समझ आए। बुक वर्सेस इंटरनेट, भाई देखो सिंपल बात है, आप बुक पढ़ोगे तो क्या होगा कि एक जगह स्टक रहोगे, मतलब उसी किताब के बारे में पढ़ोगे। इंटरनेट पे एक चीज़ सर्च करते हो 10 चीज़ आ जाती है। अच्छा, इंडोर स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट, ये भी देखो ये सारा ना ऑनलाइन और फिजिकल का चक्कर चल रहा है। अब इंडोर स्पोर्ट आप कब करते हो, इंडोर स्पोर्ट जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, या अब यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट से ना 2 मुराद हो सकती हैं। एक तो वो वाले इंडोर स्पोर्ट जैसे कि टेनिस, रैकेट, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, इसके अलावा शटल, वो तो रैकेट में ही आ जाता है। इसके अलावा आपके और क्या होता है भाई इंडोर में, इंडोर में बस यही आ रहे होते हैं, और वैसे वो आ गए ऑनलाइन गेम्स आ गए, ये भी इंडोर ही होता है। तो इंडोर में आप देख लेना कि आप किस चीज़ को मतलब पॉइंट कर रहे हो, और आउटडोर तो वही भाई क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल तो इंडोर में गिनता हूँ मैं भाई, और वो क्या कहते हैं अपना हॉकी, वैसे कोई मुझे पता है हॉकी खेलता नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी को खेलते हुए देखा। वैसे है हॉकी ग्राउंड है हमारा यूनिवर्सिटी रोड पे, अगर इंटरेस्ट है तो ले सकते हो, वहाँ जा सकते हो। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है हमारी दुनिया इस वक्त जो चल रही है वो
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही है। मतलब पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, इसी की तरह से कोल, ठीक है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है। एक बार यूज़ करोगे ख़त्म हो जाता है, फिर करोड़ों साल लगते हैं इन्हें बनने में दोबारा। तो हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल पे आ जाए, यानी इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम पीछे इस्तेमाल तो रिन्यूएबल ही कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल ही कर रहे होते हैं। तो अब ये इस पे बहस चल रही है, ये पढ़ना है, इसको सीखना ज़रा, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है आज के दौर में। तो फ्यूचर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रहेगा, अभी हम नॉन रिन्यूएबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा इसमें कंपैरिजन चल रहा है। अब आओ थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। देखो भाई, मैं कल बाइक सही कराने के लिए गया, तो वहाँ पर जो मैकेनिक थे, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखो थ्योरी ज़रूरी है या प्रैक्टिकल? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो प्रैक्टिकल तो जब ज़रूरी है जब एक ही जैसा काम बार बार करे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम सीख लेते हैं। लेकिन जब टाइमिंग की बात आती है ना, दो चीज़ों में, यानी दो गरारियों में, दो जो आपके पास गरारियाँ होती हैं उसमें टाइम लगाने की बात आती है, तो वो तो थ्योरी आ जाती है। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों को जस्टिफाई करना है, ताकि, क्योंकि देखो आपको जो एजुकेशन दी जा रही है ना वो थ्योरी बेस है, वो 80% से ज़्यादा थ्योरी बेस होती है, क्योंकि आपको 80% नंबर इस पर मिलते हैं, और सिर्फ प्रैक्टिकल में आपके 20% नंबर हैं, और वो भी आपको पता है कैसे चल रहा होगा सिस्टम। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-50 चलनी चाहिए। अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये 50-50 नहीं है, समझ लो थ्योरी हमारी यूनिवर्सिटी में 70% होगी, प्रैक्टिकल 30%। साइंस वर्सेस आर्ट, ये भी एक बड़ी बहस रहती है कि लोग समझते हैं कि अगर साइंस में आप चले गए तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, और आर्ट्स में आप चले गए तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जॉब्स कम है। देखो ना, साइंस में क्या आता है, मेडिकल आ गया, आपकी टीचिंग की टीचिंग के भी बड़े बड़े जो वो होते हैं, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा फिजिक्स, ये सब आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड, आईटी की फील्ड्स, और आपकी एमबीबीएस की फील्ड्स, और डेंटिस्ट की फील्ड्स, ये जितनी भी फील्ड्स ले लो, ये सब साइंस में आ रही होती है। बॉटनी, ज़ूलॉजी, सब साइंस में जा रहा है। तो साइंस की तरफ जो भी एजुकेशन में जाता है वो साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान रखता है। अब आर्ट्स में अगर बच्चा चला जाए तो लोग बोलते हैं कि इसका फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं है, या ये कर नहीं पाएगा कुछ, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आप आर्ट्स में भी जाओगे ना तो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, बस ये है कि आपने अब आर्ट्स में आने के बाद ना दिल लगा के पढ़ना है और सीखना है, समझना है, ठीक है। अब एजुकेशन जो भी आपको दी जा रही होती है ना, वो फ़ायदे के लिए ही होती है, वो सिखाने के लिए होती है। तो यहाँ हमारी बात कंप्लीट हुई। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर